आप सुन रहे हैं कहानी मुझे बस तेरी तलाश है भाग 5। हल्की सी हवा बह रही थी और डूबते सूरज की नारंगी किरणें उनके चेहरों पर पड़ रही थी। तारा ने धीमी आवाज में कहा, करण प्लीज अब गुस्सा छोड़ दो। इतनी छोटी सी बात पर इतना नाराज होना ठीक नहीं है। करण अब तक चुप था। उसके चेहरे पर गुस्से से ज्यादा दर्द और खामोशी का बोझ झलक रहा था। लेकिन अचानक उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हें पता है तारा, जिसे तुमने सबके सामने इंसल्ट किया था वो भी मेरी दोस्त थी और उस दिन से उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया है। मुझे बहुत बुरा लगा। तारा के चेहरे पर पछतावा साफ दिख रहा था। उसने धीरे से कहा, सॉरी करण, मुझे थोड़ी इनसिक्योरिटी हो गई थी। शुरू से हम तीनों ही साथ थे। अचानक कोई और बीच में आ गया तो मुझे अच्छा नहीं लगा और गुस्सा आ गया था। उसी गुस्से में मैंने गलत बोल दिया, लेकिन अब मैं माफ़ी तो मांग रही हूँ ना। उसकी आवाज़ सच्ची और मासूम थी। करण ने तारा की आंखों में देखा। वहाँ झलक रही थी सिर्फ सच्चाई और दोस्ती का डर। उसका दिल पिघल गया। हल्की सी मुस्कान के साथ उसने कहा, ठीक है, इस बार माफ़ कर देता हूँ। इतना सुनते ही तारा खुशी से झटके में उसके गले जा लगी। करण ने भी उसे ढीले ढाले अंदाज में गले लगा लिया। उनके बीच की सारी गलतफहमी जैसे उस पल मिट गई। पूजा बगल में खड़ी मुस्कुराते हुए बोले, आहा, अब आई ना हमारी फ्रेंडशिप वाली वाइब वापस। लेकिन तभी वूम, एक तेज आवाज के साथ रुद्र की बाइक अचानक उनके पास से गुजरी। इतनी तेज स्पीड की उसके झोंके से तारा और करण एकदम से अलग हो गए। तारा ने घबराकर पीछे कदम लिया और करण ने झटके खाकर उसका हाथ छोड़ दिया। पूजा ने चौंक कर बाइक की ओर देखा और गुस्से में बोली, ये क्या था? पागल है ये क्या? ऐसा कौन चलाता है? तारा अभी भी थोड़ी सहमी हुई थी। उसकी दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। करण ने गुस्से से मुट्ठियां भींच ली और रुद्र की जाती हुई बाइक को घूरता रहा। वो पल जैसे अचानक हवा में भारीपन भर गया था। एक तरफ दोस्ती की मिठास लौट आई थी और दूसरी तरफ रुद्र का ये अजीब सा व्यवहार जिसने माहौल को पल भर में बदल दिया। कॉलेज का माहौल धीरे धीरे खामोश हो गया। तीनों दोस्त अपने अपने रास्ते निकल पड़े। करण अपनी बाइक स्टार्ट कर हवा की तरह आगे निकल गया। तारा और पूजा तारा की कार में बैठी। रास्ते में तारा ने पहले पूजा को उसके घर छोड़ा, फिर अकेले अपनी गाड़ी चलाते हुए घर की ओर बढ़ने लगी। रास्ता लंबा था और बीच में वही घना जंगल पड़ता था। शाम ढल रही थी। आसमान पर हल्का अंधेरा छाने लगा था। कार की हेडलाइट जंगल के किनारों को रोशन कर रही थी। तभी तारा को अचानक एक अजीब खिंचाव महसूस हुआ, जैसे जंगल उसे अपनी ओर बुला रहा हो। उसने बिना कुछ सोचे कार की ब्रेक लगा दी। ची की आवाज़ से कार रुक गई। तारा ने गहरी सांस ली और जैसे किसी अदृश्य ताकत के वश में आकर कार का दरवाज़ा खोला। उसके कदम अपने आप जंगल की ओर बढ़ने लगे। मॉम, डैड कहते हैं कि मुझे यही जंगल में बेहोश पाया गया था। तारा बुदबुदाई, लेकिन मैं तो कभी यहाँ आई ही नहीं। फिर मैं बेहोश कैसे मिली? उसके कदम उसी जंगल की ओर गहराई में ले जा रहे थे। पेड़ों के बीच अजीब सी नमी और खामोशी थी। पत्तों के बीच से आती हवा की सरसराहट डर पैदा कर रही थी। तारा सोच में डूबी हुई थी कि अचानक एक भयंकर दहाड़ गूंजी। तारा जैसे नींद से जागी। उसने सिर उठाया,
सामने एक विशाल शेर खड़ा था। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थी। तारा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी सांसें तेज हो गई। वो जोर से चीख पड़ी, बचाओ, कोई है, बचाओ। शेर एक झटके में उसकी ओर लपका। तारा ने डर के मारे अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसी पल एक तेज हवा का झोंका आया और कुछ ही पलों में तारा ने महसूस किया कि वो किसी मजबूत बाहों में है। धीरे धीरे उसने कांपते हुए अपनी आंखें खोली। वो अब जंगल के बाहर थी। चारों तरफ सड़क, वही कार और चांदनी की हल्की रोशनी। तारा की धड़कनें अब भी तेज थी। वो परेशान सी वहीं खड़ी रह गई। मैं सच में जंगल के अंदर गई थी या यहीं खड़ी खड़ी सपना देख रही थी? लेकिन उसके दिल ने साफ कहा, यह सपना नहीं था, क्योंकि उसकी चारों तरफ वही अनजानी खुशबू फैली हुई थी। वही एहसास जो उसने पहले भी कई बार महसूस किया था, जैसे कोई रहस्यमय शक्ति हमेशा उसकी रक्षा करती हो। तारा की आंखें सामने देख रही थी, पर मन कहीं और ही उलझा था, अतीत के किसी धुंधले कोने में। सोचों के भंवर में डूबी हुई वो चुपचाप कार में बैठ गई। तारा कार को स्टार्ट कर घर की ओर बढ़ा गई। मनाली की पतली घुमावदार सड़कों पर कार दौड़ती रही और साथ ही तारा की सोच भी। मानो रास्ता दिखता रहा, लेकिन अंदर सवालों की धुन अभी भी छाई हुई थी। कुछ ही देर में कार घर के सामने आकर रुकी। तारा ने गाड़ी रोकी, एक गहरी सांस ली, जैसे अपने अंदर की बेचैनी को वहीं कार में छोड़ के कोशिश कर रही हो, और फिर उतरकर अंदर चली गई। घर में हल्की सी शांति थी। लिविंग एरिया में बैठी माँ शुभांगी जी, जिनकी आंखें दरवाजे की ओर टिकी थी, जो तारा का ही इंतज़ार कर रही थी। तारा ने ज़रा सा मुस्कुराते हुए कहा, माँ आप कैसी हैं? और दौड़कर उनकी गोद में समा गई। शुभांगी जी ने बेटी को कसकर सीने से लगाया। उनकी आंखों में वही पुराना एहसास और ममता झलक रही थी। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, पर तू लेट क्यों हुई? मैं कब से तेरा इंतज़ार कर रही हूँ। तारा ने गहरी सांस लेकर मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में छिपी बेचैनी माँ से छुप ना सकी। वो माँ, कॉलेज में थोड़ी देर हो गई, फिर रास्ते में भी थोड़ा टाइम लग गया। शुभांगी जी ने उसके चेहरे को पकड़कर ध्यान से देखा, जैसे बिना कुछ पूछे ही सब पढ़ लेना चाहती हो। तू ठीक तो है ना? तारा बहुत थकी थकी लग रही है। तारा ने नज़रें झुका ली और ज़बरदस्ती हंसते हुए बोली, कुछ नहीं माँ, बस यूं ही थोड़ी टेंशन थी, लेकिन अब आपसे मिलकर सब ठीक लग रहा है। शुभांगी जी ने उसकी बातों को गौर से सुना, लेकिन कुछ कहे बिना बस उसकी पीठ सहलाती रही। चल पहले खाना खा ले, फिर आराम कर लेना। और हाँ, उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तेरी मुस्कान मुझे बहुत प्यारी लगती है, इसे ऐसे मत खोया कर। तारा ने धीरे से सिर हिलाया और माँ के कंधे पर सिर रखकर चुपचाप बैठ गई। उस पल उसे ऐसा लगा जैसे सारी दुनिया की थकान, सारी उलझनें बस माँ की गोद में ही आकर हल्की हो जाती हैं। लिविंग एरिया की नरम रोशनी में माँ बेटी की बातें अभी जारी थी कि अचानक बंगले के बाहर कार रुकने की आवाज़ आई। तारा ने पल भर को चौंक कर खिड़की की ओर देखा। तभी दरवाजे से उसके पापा अनुराग मित्तल जी अंदर आते दिखाई दिए। सूट में सजे सवरे चेहरे पर वही आत्मविश्वास भरी मुस्कान और आंखों में दिन भर की थकान के बावजूद चमक। अनुराग जी ने जैसे ही लिविंग एरिया में कदम रखा, उन्होंने सामने देखा कि तारा माँ की गोद में सिर रखे बैठी है। माँ बेटी की मासूम हंसी और प्यार देखकर उनके चेहरे पर भी अनायास मुस्कान फैल गई। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहें मुझे बस तेरी तलाश है।